तो मूवी की स्टार्टिंग में हम नरेन वॉर्न नाम के एक रिसर्चर को देखते हैं जो कि असिंक कंपनी का था। अब नरेन जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको दिखाया जाता है कि वो एक अजीब सी जगह पर है और वो सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था अपनी कंपनी के लिए। अब जिस जगह पर वो था वो किसी तरह की खाली जगह थी जिसमें हर तरफ बस रूम्स ही रूम्स थे, विच एक्सप्लेन्स कि इस मूवी का नाम बैक रूम्स क्यों है। एनीवेज नरेन किसी से डरकर भाग रहा होता है। अब वो भागकर जल्दी से रेडियो के पास जाता है और अपनी टीम को बताता है कि आज वो बहुत आगे चला गया था और वो आज से पहले इतना आगे कभी नहीं गया और वहां उसके अलावा कोई और भी था, जो कि और भी शॉकिंग बात थी। खैर अब नरेन की आवाज से हमको साफ पता चल रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि तभी अचानक एक चिड़िया आकर नीचे गिर पड़ती है, जिसकी वजह से नरेन बहुत डर गया था कि चिड़िया यहाँ पर कैसे आ सकती है। और जब वो चिड़िया के पास जाता है तो वो चिड़िया फिर से उड़कर इधर उधर जाने लगती है। खैर अब जिस दरवाजे से वो चिड़िया आई थी तो नरेन भी उस दरवाजे के जरिए आगे बढ़ता है। वो आगे एक्सप्लोर करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसको एक शैडोई फिगर दिखाई देती है जो कि उससे काफी दूर थी। लेकिन उसको देखकर नरेन डर के मारे भागने लगता है और वो बस एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा था और इन रूम्स का कोई अंत नहीं होता। लेकिन आखिरकार वो एक ऐसे रूम में आ जाता है जिसका दरवाजा जो था वो लॉक्ड हो रखा था। खैर अब नरेन जो होता है वो वापस पीछे की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो उसी शैडोई फिगर से टकरा जाता है और उसका कैमरा भी नीचे गिर गया था और हम बस नरेन की चिल्लाने की आवाजें सुन पाते हैं जो कि काफी दर्दनाक थी, यानी कि शैडोई फिगर ने उसके साथ कुछ गलत किया था। और हम देख पाते हैं कि ये सब नरेन ने एक टेप के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ था और उस टेप को कुछ लोग बैठकर देख रहे थे और ये सारे के सारे लोग बहुत ही शॉक्ड नजर आ रहे होते हैं। एनीवेज इसके बाद में हम मैरी क्लाइन नाम की एक थेरेपिस्ट को देख पाते हैं। बेसिकली डॉक्टर थी वो, जो कि अपने पुराने घर में आई हुई थी क्योंकि उसे आज तोड़ा जा रहा था और घर के बाहर कंक्रीट में बने हुए मैरी और मैरी की मां के हैंड प्रिंट्स थे जो कि मैरी ने बचपन में प्रिंट किए थे और मैरी की मां का नाम नोरा क्लाइन था। अब इसके बाद हम क्लार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका एक फर्नीचर स्टोर है और असल में मैरी उसकी ही थेरेपिस्ट है क्योंकि क्लार्क की बीवी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। अब मैरी का उससे ये कहना था कि इंसानों की आदत होती है कि वो हमेशा एक ही बात को फॉलो बार बार करते रहते हैं और इसी वजह से वो कभी भी पास्ट को भूल नहीं पाते और ना खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करके खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। सो बेसिकली मैरी क्लार्क को ये कहना चाहती थी कि वो खुद की गलती एक्सेप्ट कर ले, लेकिन क्लार्क का बस यही कहना था कि वो घर खाली लेट आया था और उसने ड्रिंक कर रखी थी और इस वजह से उसके हाथ से ग्लास नीचे गिरकर टूट गया था और उसकी ही आवाज सुनकर उसकी बीवी नीचे आई और उन दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगी और फिर उसकी बीवी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। अब मैरी क्लार्क को कहती है कि वो ये सोचे कि मैरी उसकी बीवी है और वो अपनी बीवी से सॉरी मांगे, लेकिन क्लार्क उल्टा सारा ही ब्लेम अपनी बीवी पर डालने लगता है कि उसकी बीवी को लॉयर बनना था तो वही उसके स्कूल की फीस का खर्चा उठा रहा था और वो ड्रिंक करके इसलिए आया था क्योंकि उसका काम बहुत मुश्किल है और वो खुद एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो अकेला था जो कि जॉब करता था तो उसे एक फर्नीचर स्टोर खोलना पड़ा। अब क्लार्क का कुछ ऐसा था कि उसके हिसाब से अकेला रहना मुश्किल नहीं है और उसके लिए तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद क्लार्क का सेशन खत्म हो जाता है और हम क्लार्क को अपने स्टोर में देखते हैं जो कि अपने स्टोर की एडवर्टाइजिंग वीडियो शूट कर रहा था और उसकी वीडियो शूट वहां का एम्प्लॉय बॉबी और उसकी असिस्टेंट मैनेजर कैथरीन यानी कि कैट कर रही थी। और हाँ, यहाँ पर जो क्लार्क के स्टोर का लोगो है ना वो एक पायरेट का है और इस चीज को आप याद रखना, आगे ये काफी काम आने वाला है। एनीवेज इसके बाद क्लार्क अपने इलेक्ट्रीशियन फ्रेंड को बुलाता है क्योंकि उनके बेसमेंट की लाइट फ्लिकर करती रहती थी और क्योंकि क्लार्क के पास फिलहाल रहने के लिए कोई और जगह नहीं है तो वो बेसमेंट में ही पड़ा रहता था और सोता था। फिर इसके बाद वहाँ इलेक्ट्रीशियन आता है और वो बेसमेंट में जाकर फ्यूज बॉक्स को चेक करता है जहाँ पर उसको एक बहुत ही अजीब चीज दिखती है। वो देखता है कि उस बॉक्स में आधे स्विच तो बिल्कुल ठीक थे लेकिन बाकी के आधे स्विच अपसाइड डाउन हो रखे थे, यानी कि उल्टे थे और वो किसी चीज से कनेक्टेड थे और वो वहां पर क्यों थे इसका क्लार्क को भी अंदाजा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि वो बक्सा ओपन भी नहीं हो रहा था, यानी कि ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज थी बेसमेंट के अंदर। खैर अब इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजें इलेक्ट्रीशियन ने ठीक कर दी थी और फिर वो वहां से चला जाता है। अब कहानी फिर से मैरी पर आती है और हम उसकी साइलेंस और उसके फेस पर जो अकेलापन था उससे गेस कर पाते हैं कि उसे भी अपने पास्ट का कोई तो ट्रॉमा है। और जैसा कि वो दूसरों को समझाती है कि लोगों को अपने पास्ट को लेकर नहीं चलना चाहिए और वो दूसरों को थेरेपीज देकर उनकी जिंदगी सही कर रही थी, लेकिन उसी के विपरीत उसकी खुद की लाइफ बिल्कुल उसके पेशेंट्स की तरह थी, यानी कि उसे खुद एक थेरेपिस्ट की जरूरत थी लेकिन उसके लिए कोई भी खड़ा हुआ नहीं था। खैर अब दूसरी ओर हम क्लार्क को अपने स्टोर में देखते हैं जहां पर वो टीवी देख रहा था एंजॉय करने के लिए, लेकिन अचानक से टीवी भी बंद हो जाता है और वहां की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती है जिससे कि वो काफी इरिटेट हो गया था। तो वो कार लेकर इधर उधर घूमने निकल जाता है और वो ऐसे ही अपने घर के पास पहुंचता है और कार घर के बाहर पार्क करके अपने घर को देखने लगता है और अगर वो चाहता तो अपनी बीवी से माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन उसे अभी भी लग रहा होता है कि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। खैर अगले दिन हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि एक महिला और उसकी बच्ची के बीच के प्यार को देखकर अपनी मां की याद आ गई थी और उसकी मां से जुड़ा एक ट्रॉमा भी उसको याद आया था। अब दूसरी ओर स्टोर के अंदर क्लार्क को दिखाया जाता है जहां पर एक भी कस्टमर नहीं था और क्लार्क जो होता है वो बोरियत को दूर करने के लिए पेपर पर बिल्डिंग की ड्राइंग बना रहा होता है और ये सीन इस बात को सिंबलाइज करता है कि क्लार्क चाहता तो स्टोर के साथ साथ आर्किटेक्ट भी बन सकता था क्योंकि अभी उसने बैठे बैठे एक बहुत ही यूनिक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बना दिया, लेकिन यहाँ पर फालतू टाइम पास वो कर रहा था, जबकि यहाँ बैठे बैठे वो इजीली पढ़ाई कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का सोचा। अब यहाँ से सीन रात की तरफ आता है और हम देखते हैं कि क्लार्क टीवी देख रहा था और अचानक से टीवी में एक टेक्निकल ग्लिच होता है जिसकी वजह से
टीवी में एक पिक्चर आती है जिसके अंदर किसी तरह का रूम था और रूम के बाहर कोई चीज मौजूद थी। अब टीवी बंद हो जाता है तो गुस्से में क्लार्क नीचे बेसमेंट में जाता है और फ्यूज बॉक्स को ओपन करके सारे स्विचेस को ऑन ऑफ करने लगता है। लेकिन इसकी वजह से होता यह है कि पूरे ही स्टोर की लाइट परमानेंट ऑफ हो गई थी। तो क्लार्क सोने के लिए ऊपर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही पतले से गैप पर पड़ती है जो कि असल में बेसमेंट की दीवार में था और उसकी दूसरी तरफ से एक लाइट भी आ रही थी। तो क्लार्क जाकर वॉल से कान लगाकर चेक करने की कोशिश करता है कि आखिरकार दूसरी तरफ से कोई आवाज आ रही है या फिर नहीं। लेकिन तभी होता यह है कि क्लार्क जो होता है वो उस दीवार के आर पार हो जाता है और वो भी बिना किसी परेशानी के, जैसे कि वो दीवार वहां पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब क्लार्क बहुत ही हैरान था और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वहां पर चल क्या रहा है। लेकिन वॉल की दूसरी साइड जो जगह थी वो असल में द बैक रूम्स हैं और बैक रूम्स जो हैं वो एक थर्ड डायमेंशनल इन्फिनिट प्लेस है जिसकी कोई भी सीमा नहीं होती। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको नए नए रूम्स और प्लेसेस देखने के लिए मिलेंगी। और एक अर्बन लेजेंड के अकॉर्डिंग बैक रूम्स की लिमिट 600 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की है। सबसे बड़ी बात की शुरुआत में नरेन जो था वो इसी जगह पर था, यानी कि बैक रूम्स के अंदर, और वो उसी की वीडियो भी बना रहा था। खैर बैक रूम्स जो है वो खुद को उस व्यक्ति के ट्रॉमा और मेमोरीज के हिसाब से बदल देती है जो व्यक्ति उस जगह पर एंटर करता है। और जिस जगह क्लार्क एंटर हुआ था वो किसी खाली पड़े स्टोर जैसी लग रही थी और वहां पर ढेर सारा फर्नीचर पड़ा हुआ था। आपको याद हुआ कि उसकी खुद की फर्नीचर स्टोर थी, तो उसी हिसाब से इस जगह ने खुद को ढाल लिया, या फिर ये कहें कि उसकी एक इन्फिनिट टाइप ऑफ कॉपी बना ली थी। खैर अब क्लार्क काफी क्यूरियस हो जाता है और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। हर तरफ बस खाली पड़े हॉल्स और कमरे ही थे, लेकिन क्लार्क को फिर भी किसी की आवाज आ रही होती है जो कि अलग अलग भाषा में वेलकम कर रही थी। और जब क्लार्क उस आवाज को फॉलो करता है तो वो ये देखता है कि वो आवाज असल में एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड से आ रही थी जिसमें एक स्पीकर लगा हुआ था और वो बोर्ड एक रूम के सामने था जिसके अंदर एक कैमरा था और इसी कैमरा के पीओवी को क्लार्क ने अपने टीवी ग्लिच के अंदर देखा था। खैर अब उस कैमरा के नीचे एक दरवाजा था जिसकी दूसरी तरफ उस एडवर्टाइजिंग बोर्ड की वायर जा रही थी, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा होता। अब क्लार्क वापस जाने लगता है लेकिन उसे वही वॉल के नीचे एक पेपर फंसा मिलता है और वो पेपर वॉल में बने हुए एक वेंट जैसे नैरो रास्ते से दरवाजे के नीचे फंसा हुआ था। अब उस दरवाजे को खोलने के बाद में क्लार्क को उसके पीछे एक बैग मिलता है जिसके अंदर ढेर सारी वीडियो टेप्स मौजूद थी और उसके अंदर एसिंक नाम की कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय का आईडी कार्ड भी था जो कि मेरे ख्याल से नरेन ही था। और असल में एसिंक वही कंपनी है जिन्होंने यूट्यूब सीरीज द बैक रूम्स में लिमिनल स्पेस को एक्सीडेंटली क्रिएट किया था। बेसिकली बैक रूम जो थी वो पहले सीरीज थी, यूट्यूब सीरीज थी 2022 में, जहां पर ये चीज बनाई गई थी जो कि एक फिक्शनल कंपनी है और फिक्शनल जगह उन्होंने क्रिएट करी थी एक्सीडेंटली। तो उसी को यहाँ पर और एक्सटेंड करके प्रॉपर एक मूवी बनाई गई है। मतलब बहुत सारे स्टूडियोज ने उनको अप्रोच किया था लेकिन फाइनली A24 स्टूडियोज की तरफ से ये मूवी आगे बढ़कर आई है। एनीवेज लिमिनल स्पेस जो है वो बैक रूम का साइंटिफिक नेम है एंड बेसिकली एसिंक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उन्होंने रियल वर्ल्ड जैसे दिखने वाले एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन करने की कोशिश करी, लेकिन उसी टाइम एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिस वजह से रियलिटी में एक होल हो गया था और उस होल ने एक लिमिनल रियलिटी क्रिएट कर दी जो कि पहले नजर में तो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे एसिंक कंपनी को यह पता चलता है कि वो लिमिनल रियलिटी असल में लिमिनल स्पेस है जो कि उस जगह में एंटर करने वाले व्यक्ति के ट्रॉमा और मेमोरीज को इस्तेमाल करके खुद को बदल सकती है एंड समहाउ वो प्लेस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और उसका कोई भी अंत नहीं है। खैर अब इसके बाद क्लार्क उस नैरो रास्ते की दूसरी तरफ एक और रूम देखता है तो वो क्रॉल करके दूसरी साइड जाता है। वहां पर कुछ शूज और स्लीपर्स थे जो कि फ्लोर में जुड़े हुए थे, बेसिकली मर्ज हो रखे थे। माइट भी वहां पर कोई फंस गया होगा और शायद से वहां से निकल नहीं पाया। खैर वहां पर एक बहुत बड़ा सिंहासन भी था और वहीं एक छोटा सा दरवाजा भी। खैर अब क्लार्क आसपास देखता है कि तभी उसे उस नैरो जगह की दूसरी साइड वाले रूम में से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती है और जब वो उस नैरो वाली जगह से देखता है तो उसे वहां पर कोई और भी दिखता है और क्लार्क इससे बहुत डर गया था और वो उस छोटे दरवाजे को खोलकर जल्दी से वहां से बाहर निकलता है और वो जल्दी से भागकर उस फर्नीचर के पास जाता है और वो वॉल की तरफ दरवाजे को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन पहले तो उसे दरवाजा नहीं मिलता और क्लार्क इससे बहुत डर गया था कि वो यहाँ पर फंस गया। लेकिन फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उसको वो दरवाजा मिल जाता है और इसका मतलब कि वॉल की बस एक स्पेसिफिक जगह से बैक रूम से रियलिटी और रियलिटी से बैक रूम्स के अंदर एंटर करा जा सकता है। खैर अब क्लार्क वापस रियलिटी में आ चुका था लेकिन वो वापस बैक रूम्स में जाकर एक लैम्प स्टैंड उठाकर रियलिटी में ले आता है। बाई चांस अगर वो चीज जो वहां पर थी वो उसके पीछे आ गई जिसको उसने अंदर देखा था तो वो उस पर उसी लैम्प स्टैंड से हमला कर सकता था। अब क्लार्क जो होता है वो उस लैम्प स्टैंड के साथ पूरी रात उसी वॉल के सामने बैठा रहता है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। फिर अगले दिन हम फिल नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हुई क्लार्क की फुटेज देख रहा था और फिल भी एसिंक कंपनी में काम करता है। यानी कि समहाउ इन लोगों ने ही यहाँ पर बेसमेंट में कुछ ना कुछ किया था, यानी कि वो जो स्विचेस अपसाइड डाउन हो रखे थे वो भी एसिंक कंपनी का ही काम था। मे बी यहाँ पर शायद से वो क्लार्क के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, समझना चाहते थे कि आखिरकार ये लिमिनल स्पेस है क्या, यानी कि बैक रूम्स क्या है। खैर इसके बाद हम क्लार्क को देखते हैं जो कि मैरी के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है जो उसके साथ हुई थी और वो उसे उस जगह का मैप भी दिखाता है जो उसने बनाया था। लेकिन मैरी को लग रहा था कि क्लार्क फिर से बहुत ज्यादा शराब पी रहा होगा, लेकिन क्लार्क उसे बैक रूम्स के बारे में सारी बात बताता है। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो मैरी को उस जगह के बारे में कैसे डिस्क्राइब करे, क्योंकि वो कुछ ऐसा था जैसे किसी व्यक्ति को डॉग के बारे में डिस्क्राइब करना जिसने कि कभी डॉग देखा ही ना हो। हालांकि सामने वाला कुछ चीजें समझ सकता है लेकिन सभी चीजें समझाना इम्पॉसिबल था बिना उसको दिखाए। अब क्योंकि मैरी जो थी वो क्लार्क का विश्वास नहीं कर रही थी तो क्लार्क कहता है कि वो वहां पर प्रूफ के साथ जाएगा और फिर मैरी को उससे माफी मांगनी होगी और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। मतलब कि ये
बंदा माफी मंगवाने में काफी एक्सपर्ट था और उसको किसी न किसी की माफी चाहिए थी। अब क्लार्क बॉबी और कैट के पास जाता है और वो उन दोनों को रात को स्टोर में ही रुककर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और वो उनको डबल पैसे का लालच देकर कन्विंस भी कर लेता है। फिर क्लार्क जो होता है वो बॉबी और कैट को कैमरा के साथ रात को स्टोर के बेसमेंट में मिलने के लिए कहता है और वो दोनों रात को वहां पर पहुंच भी जाते हैं। अब क्लार्क उन्हें उस दीवार के उस पार वाली जगह के बारे में बताता है, लेकिन कैट और बॉबी बहुत डर रहे थे। वो क्लार्क की बात पर यकीन नहीं कर रहे होते। लेकिन क्लार्क ने बैक रूम्स के अंदर जाने वाले डोर को हाईलाइट किया हुआ था और वो वॉल की दूसरी साइड चला जाता है और फिर उसके पीछे पीछे बॉबी भी चला गया था। अब बॉबी को वो सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन कैट बहुत डरी हुई थी, लेकिन बॉबी उसे भी कन्विंस करके दूसरी साइड ले आता है। अब इसके बाद क्लार्क दूसरी जगह की तरफ जाता है और वो बॉबी को वो सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा था। खैर अब इसके बाद ये तीनों एक रूम में जाते हैं जिसके अंदर एक लॉन्ड्री डोर था और क्लार्क वहां पर रखे हुए बिस्तर के साथ एक रोप के छोर को बांध देता है और फिर दूसरी साइड के रोप के अंत को बॉबी के साथ बांध दिया जाता है और फिर वो बॉबी को नीचे जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। फिर बॉबी नीचे जाने लगता है और रास्ता बहुत ही स्टीप था, बहुत ही ढलान वाला था और वो बहुत ही ज्यादा नीचे भी होता है। लेकिन बॉबी नीचे पहुंच जाता है और नीचे ढेर सारे पुराने और गंदे कपड़े पड़े हुए थे और वहीं पड़े कपड़ों के ढेर के बीच में हम एक इंसानी लाइक फिगर को देखते हैं, लेकिन बॉबी का ध्यान उस पर नहीं जाता। खैर फिर वहीं नीचे एक रूम भी था जिसके अंदर काफी अंधेरा होता है और उसके अंदर लगी हुई लाइट फ्लिकर कर रही थी, जैसे कि यहाँ पर क्लार्क के बेसमेंट के अंदर हुआ करता था। खैर तभी उसे वहां पर कोई दिखता है और बॉबी बहुत डर गया था और वो क्लार्क को जल्दी से जल्दी उसे ऊपर खींचने के लिए बोलता है, जिसके चलते क्लार्क उसको जल्दी से ऊपर खींच लेता है और बॉबी उसको बताता है कि उसने नीचे किसी को देखा था और वो अपनी रोप खोलने लगता है। लेकिन तभी कोई उस लॉन्ड्री वाले पैसेज के अंदर से उसी रोप को खींचने लगता है और वो बॉबी को भी साथ खींचने लगा था। अब कैट और क्लार्क बॉबी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज बॉबी को खींच कर ले जाती है, जो कि ये दर्शाता है कि उस चीज में बहुत शक्ति थी। और तभी होता यह है कि वो जो कोई भी एंटिटी थी तो उसके रोप खींचने की वजह से क्लार्क और केट के पीछे रखा हुआ बिस्तर भी साथ में खींचने लगता है, क्योंकि रस्सी का दूसरा छोर उस बेड से बंधा हुआ था, जिस वजह से केट और क्लार्क भी नीचे लॉन्ड्री रूम में चले गए थे। और तभी वो नीचे बॉबी का खून फ्लोर पर गिरा हुआ देखते हैं और वो चीज जिसने की बॉबी को नीचे खींचा था वो बॉबी को खींचकर अपने साथ ले गया था और केट बॉबी को बचाने के लिए उसके पीछे चली जाती है। खैर वो जो कोई भी चीज थी वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगती है और उससे बचने के लिए क्लार्क बॉबी का कैमरा उठाकर दूसरी तरफ भागने लगता है और वो भागते भागते एक क्रिसमस ट्री के पास पहुंच जाता है, जिसके पास क्लार्क को एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी और एक अजीब सी महिला मिलती है, जिनको देखकर क्लार्क वहां से डर के मारे भाग रहा था। और भागते भागते क्लार्क एक जगह पर आकर पहुंचता है जहां पर उसे कैट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आती। तो क्लार्क एक टेबल पर कैमरा रखकर कैट को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको पता लगता है कि कैट वॉल के पीछे थी, लेकिन वो कैट को देख नहीं पा रहा था। लेकिन कैट ये बोल रही थी कि वो एक ग्लास के सामने खड़ी हुई है, यानी कि कैट के सामने एक कांच का ग्लास था, लेकिन यहाँ पर क्लार्क को एक दीवार नजर आ रही थी, यानी कि दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। और हम नोटिस करते हैं कि कैट तो क्लार्क को साफ देख पा रही होती है। खैर अब अचानक से कोई वो कैमरा उठाता है और कैट क्लार्क को वार्न करती है और क्लार्क के पीछे मुड़ने के साथ ही सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद हम मैरी का एक सपना देखते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि मैरी की माँ जो थी वो मेंटली डिस्टर्ब थी, उनको एग्राफोबिया वगैरह भी था, जिस वजह से वो पैरानॉइड रहा करती। वो मैरी को उसके रूम से बाहर तक निकलने नहीं देती थी, इवन वो विंडोज तक को भी कवर करके रखती और मैरी को बाहर तक नहीं देखने देती थी, जिसका मतलब ये था कि मैरी को भी एग्राफोबिया था, यानी कि बाहर जाने से उसको डर लगता था। एनीवेज इसके बाद में मैरी जाग उठती है और उसके टेलीफोन पर क्लार्क का एक वॉइस मेल था, जिसके अंदर वो बोल रहा था कि उसे उसकी पीस मिल गई है, यानी कि सुकून मिल गया है और अब वो वापस नहीं आने वाला। तो मैरी खुद क्लार्क के स्टोर पर जाती है देखने के लिए कि आखिरकार उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। और अब दूसरी ओर हम फिल को, यानी कि एसिंक वाले एम्प्लॉय को अपनी फैमिली के साथ टीवी देखते हुए नोटिस करते हैं और टीवी पर क्लार्क की ही एडवर्टाइजमेंट देखकर फिल शॉक्ड हो गया था। सो माइट भी इसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से फिल को पता चला होगा कि शायद से बैक रूम की एंट्रेंस जो है वो यहाँ पर क्लार्क के बेसमेंट के अंदर है, जिसके बाद ही वहां पर ये सब कुछ करा गया था, उनकी वायरिंग वगैरह चेंज करी गई थी। एनीवेज उधर मैरी क्लार्क के स्टोर में जाती है और वो बेसमेंट में देखती है कि क्लार्क ने वहां पर व्हाइट बोर्ड पर एक मैप बनाया हुआ था और वॉल पर एक पेन से उसने दरवाजे की आउटलाइनिंग करी थी। फिर वो हिम्मत करके और क्लार्क की बात पर विश्वास करके उस वॉल को टच करती है कि तभी उसका हाथ शॉकिंगली वॉल के आर पार चला जाता है और मैरी बहुत डर गई थी, लेकिन वो भी क्यूरियस हो जाती है और इसलिए वो दीवार की दूसरी साइड चली गई थी। अब उसे क्लार्क की बात पर पूरा यकीन था, लेकिन अजीब बात ये थी कि अब वहां पर वो फर्नीचर भी नहीं था और जब वो क्लार्क को ढूंढती हुई थोड़ी आगे बढ़ती है तो वो उसी सीसीटीवी कैमरा वाले रूम में पहुंच गई थी और अब वहां पर वो एडवर्टाइजिंग वाला बोर्ड भी नहीं था और उस सीसीटीवी वाले रूम के अंदर जो दरवाजा था वो भी ढेर सारे फर्नीचर से ब्लॉक हो रखा था। खैर अब इसके बाद मैरी थोड़ी और आगे जाती है और आगे उसे वॉल पर ढेर सारी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिसके अंदर एक पायरेट जैसा दिखने वाला डिमोनिक फिगर था और उसने किसी को अपने हाथों में उठाया हुआ था। और आपको याद होगा कि क्लार्क के कंपनी का भी सिंबल यही था, यानी कि स्टोर का। खैर अब अचानक से इसके बाद वहां पर क्लार्क मौजूद हो जाता है, जो कि उसको बताता है कि वो जगह यानी कि बैक रूम्स जो है वो हर एक जगह है जो थी, जो है और जो हो सकती है। मतलब कि वो जगह यानी कि बैक रूम्स एक तरह के आर्काइव्स हैं, जहां पर दुनिया की हर एक जगह है और वो भी हर एक टाइमलाइन की, हर एक समय वहां पर है, जो कि आता है वहां पर एंटर करने वाले लोगों की मेमोरीज से। खैर मैरी को हॉल में से कुछ आवाज आती है और वो वही चीज थी जिसने बॉबी को नीचे खींचकर खत्म कर दिया था। अब क्लार्क मैरी को शांत रहने के लिए कहता है और फिर वो मैरी के पास जाता है। इससे पहले कि हम उस चीज को देख पाते, क्लार्क मैरी को चोक करके वहीं बेहोश कर देता है और अब मैरी का तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं कि मैरी की माँ की मेंटल हेल्थ
हेल्थ बहुत ही खराब हो गई थी और तब उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया और उसके बाद मैरी ने अकेले ही खुद को संभाला है। खैर अब हम ये देखते हैं कि इस जगह के अंदर यानी कि बैक रूम्स में मैरी के घर की एक रेप्लिका नहीं बल्कि उसके घर की ढेर सारी रेप्लिकास थी, वो भी अलग अलग टाइम की। मतलब कि अब मैरी की मेमोरीज और ट्रॉमा भी उस जगह में शामिल हो चुके थे। लेकिन अब जब मैरी को होश आता है तो उसके सामने एक डिसफिगर्ड फेस वाला मोटा आदमी बैठा हुआ था। वहाँ पर वो अजीब फेस वाली लेडी और व्हील चेयर वाला आदमी भी था जो कि पहले क्लार्क को दिखा। अब क्लार्क मैरी को बताता है कि उसकी कभी गलती थी ही नहीं। खैर वो मैरी को बताता है कि ये जो डिसफिगर्ड वाला इंसान है वो असल में उस जगह में ट्रैप हुए लोगों की रेप्लिकास हैं और उन्हें स्टिल लाइफ भी कहा जाता है। एंड क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी है तो वो जगह उन लोगों को याद तो रखती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो टाइम के साथ उनकी रेप्लिकास भी ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी और अजीब सी बन जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन रेप्लिकास को ना दर्द फील होता है, ना खुशी, ना डर, ना दुख। वो रेप्लिकास बस एग्जिस्ट करते हैं। एंड एग्जाम्पल क्लार्क उसे उस मोटे आदमी की गर्दन में चाकू स्टैब करके दिखाता है। फिर क्लार्क मैरी को बताता है कि वो उन रेप्लिकास को खा भी सकते हैं और वो उस मोटे आदमी के पेट में हाथ डालकर एक ब्रेड जैसी चीज निकालता है और उस मोटे आदमी की प्लेट के साथ साथ क्लार्क खुद की और मैरी की प्लेट के अंदर भी वो ब्रेड जैसी चीज को सर्व करता है। और हम ये भी देखते हैं कि क्लार्क ने कैट को खत्म करके उसकी बॉडी को फ्रिज में रख दिया था क्योंकि कैट वहां से जाना चाहती थी। फिर इसके बाद क्लार्क मैरी को अपनी बीवी का रोल करने के लिए फिर से कहता है, लेकिन पहले वो उस डिसफिगर्ड लेडी की स्कैल्प उस नाइफ से उखाड़कर उसको मैरी के सर पर रख देता है, बेसिकली काइंड ऑफ क्वीन की तरह। और वो मैरी यानी कि अपनी बीवी से कहता है कि वो ड्रिंक करके आया और लेट आया और वो उसके लिए सॉरी नहीं बोलने वाला क्योंकि वो घर उसका है। और तब जाकर मैरी उसे बताती है कि क्लार्क की सबसे बड़ी गलती ही यही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी गलती ये थी कि उसने अपने ड्रिंक पीने की आदत के लिए अपनी जॉब को ब्लेम किया, फिर अपनी जॉब के लिए दुनिया और अपनी बीवी को ब्लेम किया, और फिर जब वो आर्किटेक्ट नहीं बन पाया तो दोबारा से उसने अपनी बीवी को उस चीज के लिए ब्लेम किया कि उसने अपनी बीवी की पढ़ाई करवाई थी। और जब उसकी बीवी ने उसको घर से निकाल दिया उसकी हरकतों की वजह से, तब भी उसके लिए उसने अपनी बीवी को ही ब्लेम किया। और सच्चाई ये है कि इवन मैरी भी क्लार्क को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि थेरेपी का कोई फायदा नहीं है और क्लार्क को चेंज होने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर क्लार्क को ऐसा लगता है कि वो सही है और उसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक है, जैसा है वैसा ही रहे। लेकिन होता यह है कि क्लार्क को तुरंत ही अपनी गलती समझ आ जाती है, लेकिन वो वहां से अब जाना नहीं चाहता था क्योंकि इतने समय बाद उसे कोई ऐसी जगह मिली थी जो कि घर जैसी थी, ना वहां पर किसी का शोर शराबा था और वो बन सकता था जो कि वो हमेशा से चाहता था। मतलब सोच कर देखो, वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था और ये जगह ऐसी है जो भी उसकी मेमोरीज के अंदर होता है वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो बेसिकली वो एक तरह का आर्किटेक्ट बन गया था, लेकिन अपनी जिंदगी का। अब मैरी जो होती है ये सब सुनकर उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्लार्क को उसे फ्री करके वहां से जाने देने के लिए कहती है और क्लार्क उसे आजाद करने लगता है और वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा भी था। लेकिन जैसे ही क्लार्क मैरी को फ्री करने लगता है तो वो डिसफिगर्ड लेडी वहां से भाग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर वो एंटिटी आ गई थी जो कि असल में एक पायरेट जैसा दिख रहा था, यानी कि पायरेट जैसे दिखने वाली एंटिटी, जो कि असल में क्लार्क के ईगो, हेट, एंगर और हर तरह के बुरे इमोशन, ट्रॉमा और मेमोरी की एक मैनिफेस्टेशन थी। क्योंकि उसके स्टोर का सिंबल पायरेट था तो यहाँ पर उसने उसी का रूप ले लिया था। बट यहाँ पर ये मत समझना कि ये जो चीज है वो खाली क्लार्क के ही इमोशंस का रूप था, बल्कि यहाँ पर अब तक जितने भी लोग आए होंगे ये एंटिटी जो थी वो उन सब का ही रूप थी। लेकिन सबसे खतरनाक रूप उसने लिया था क्लार्क के इमोशंस का, जो कि एक पायरेट जैसी थी। खैर जब क्लार्क उसको ये कहता है कि सब ठीक है और अब उनको चेंज होने की जरूरत नहीं है, तो वो एंटिटी भी समझ जाती है कि क्लार्क उस जगह पर अपनी मर्जी से रहना चाहता है और भागना नहीं चाहता। सो आई फील कि ये जो एंटिटी है वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ में खेलना चाहती है, उनको यहीं पर रखना चाहती है, लेकिन लोग उसको देखकर डर के मारे भागने लगते हैं और तब जाकर उसे उनको खत्म करना पड़ता है। लेकिन जो क्लार्क है वो ऐसा नहीं था, वो यहाँ पर खुद की मर्जी से ही रुकना चाहता था, जिसके चलते एंटिटी भी शांत सी हो गई थी। खैर फाइनली हम देखते हैं कि क्लार्क हील हो गया था क्योंकि उसको अपनी गलती समझ आ गई थी और इसी वजह से वो एंटिटी क्लार्क को अपने हाथों में उठा लेती है, सेम उसी ड्राइंग के जैसे, यानी कि वो पायरेट वाली जिसने किसी को उठा रखा था, और वो क्लार्क की गर्दन पर बाइट करने लगती है और वो उसको खाने लगती है। खैर मैरी से बहुत डर जाती है और वो वहां से बचकर भागने लगती है और वो भागते भागते अपने बचपन वाले घर के नेबरहुड की रेप्लिका तक पहुंच गई थी और अब वो एंटिटी मैरी का लगातार पीछा कर रही होती है, लेकिन मैरी भी उससे बचकर बस भागती जा रही थी और भागते भागते वो क्लार्क के स्टोर के रेप्लिका तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां से आगे जाने का रास्ता मैरी को नहीं मिलता कि तभी वहां पर वो एंटिटी भी आ जाती है और वो मैरी की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन मैरी उससे फाइट बैक करने लगती है और इसी चक्कर में वहां पर सेट करा गया ट्रैप ऑन हो जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि इसी कंपनी एसिंक ने रखा था और हर तरफ बेहोशी की गैस भरने लगी थी। और ये ट्रैप जो था वो एसिंक के लोगों ने वहां पर बहुत ही शातिर तरह से सेट किया था तो वो क्लार्क और उस एंटिटी को ट्रैप कर सकें। अब वो एंटिटी कमजोर हो गई थी, लेकिन वो अभी भी मैरी को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है, तो मैरी उस कॉन्क्रीट पीस को उस एंटिटी के सर में बार बार मारने लगती है जिस पर उसके बचपन के हैंडप्रिंट थे। अब मैरी उस एंटिटी से बचकर वॉल में बनी हुई एक नैरो रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगी थी। अब दूसरी तरफ एसिंक के लोग मौजूद थे जो कि मैरी को वहां आते ही बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद जब मैरी को होश आता है तो वो खुद को एक रिसर्च फैसिलिटी में देखती है। फिर वहां मैरी के कुछ टेस्ट करे जाते हैं और उसे फिर इंटेरोगेशन के लिए लेकर जाया जाता है। खैर अब रास्ते में वो ये देखती है कि उन्होंने फाइनली उस एंटिटी को कैप्चर कर लिया था जो कि इस बैक रूम्स के अंदर मौजूद थी। खैर इसके बाद हमें फिल को दिखाया जाता है जो कि मैरी से कुछ सवाल पूछता है। मैरी उससे पूछती है कि क्या वो उसे वहां से जाने देंगे, तो फिल उसे कुछ नहीं बताता और वो उसको सारी बात बोलता है कि वो जगह क्या है
और वो कैसे बनी। बातों ही बातों में वो बता देता है कि वो लिमिनल स्पेस है और रियलिटी उनकी ही गलती की वजह से बनी थी। वो ये बोलता है कि उनका काम है कि उस लिमिनल रियलिटी और स्पेस में जाकर उसको एक्सप्लोर करना और उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी लेकर आना। वो मैरी को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है क्योंकि उस लिमिनल स्पेस और रियलिटी तक पहुंचने के दरवाजे अब दुनिया भर में अपने आप खुल रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कैसे हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तो इस जगह पर पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो दुनिया भर में कैसे पहुंच गए। मे बी अर्थक्वेक की वजह से हुआ होगा। और देखो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो चिड़िया जो कि इस बैक रूम के अंदर दिखाई दी थी शुरुआत में, यानी कि नरेन वॉर्न को। सबसे बड़ी बात कि ये बीच के किनारे मिलती है और शायद एक दरवाजा किसी बीच के पास ही मौजूद है। खैर इसके बाद हम मैरी की स्टिल लाइफ यानी कि उसकी रेप्लिका को देखते हैं जो कि लिमिनल स्पेस के अंदर थी एंड माइट भी समय के साथ वो भी धीरे धीरे ही डिसफिगर्ड हो जाएगी। अब वहां पर सभी चीजें रियलिटी की हूबहू कॉपी हुआ करती थी, लाइक मैरी का टूटा हुआ घर, कैट और बॉबी के मिसिंग पोस्टर्स और उस फैसिलिटी के अंदर बैठी मैरी की रेप्लिका। अब क्योंकि मैरी उस लिमिनल स्पेस में गई थी तो उसकी मेमोरीज ने स्टिल लाइफ का रूप ले लिया था और वो उस लिमिनल स्पेस में मैरी की ट्विन जैसे बर्ताव करने लगेगी। और ये बस मैरी के साथ था क्योंकि वो लिमिनल स्पेस से बाहर निकल आई थी और लिमिनल स्पेस वो हर एक जगह है जो कभी एग्जिस्ट करती थी, जो एग्जिस्ट करती है और जो कभी एग्जिस्ट करेगी फ्यूचर में। सो बेसिकली ये जो बैक रूम्स हैं AKA लिमिनल स्पेस एंड रियलिटी है वो एक तरह की एनसाइक्लोपीडिया है हर एक जगह की। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं लिमिनल स्पेस और रियलिटी में गया और बचकर आ गया तो वहां पर मेरी एक स्टिल लाइफ बन जाएगी, यानी कि अभिषेक वहां पर एक रहेगा लेकिन वो स्टिल लाइफ होगा, बिल्कुल एक रेप्लिका जैसा। और जैसा मैं रियल वर्ल्ड में मूव करूंगा, बर्ताव करूंगा, वैसा ही वो बिल्कुल रेप्लिका भी वहां पर करने वाली है, जैसे कि अब यहाँ पर मैरी के साथ होने वाला था, क्योंकि वो लिमिनल स्पेस इन्फिनिट होने के साथ साथ रियलिटी की एक अपसाइड दुनिया भी है। एग्जाम्पल के लिए वो स्टॉप साइन। अब वो एंटिटी क्या है तो असल में वो एक SCP है, यानी कि एक इंटर डायमेंशनल बीइंग है जो कि उस लिमिनल स्पेस और रियलिटी को कंट्रोल करता है और उसमें न्यू प्लेसेस को ऐड करता है। तो देखो यहाँ पर इन लोगों ने SCP के कॉन्सेप्ट को और बैक रूम्स को मिक्स कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो एंटिटी है वो वहां पर फंसने वाले लोगों के ट्रॉमा और बुरी मेमोरीज का रूप लेकर उनको हॉन्ट करता है, उन्हें हंट करता है और फिर उनको खत्म कर देता है ताकि वो लोग बाहर ना जा पाए। और बूम, इसी के साथ में बैक रूम्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बैक रूम्स फिल्म की कहानी। तो अब इससे पहले हम कुछ थियरीज पर बात करें उससे पहले मैं एक ऐसी चीज को समझाता हूं ताकि आपको ये मूवी बिल्कुल 5th क्लास बच्चे जैसे समझ में आ जाएगी। तो देखो 2022 की केन पिक्सेल्स बैक रूम सीरीज आई थी जिसके अंदर एसिंक नाम की कंपनी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करती है और गलती से रियलिटी में एक दरार खोल देती है जो कि बैक रूम तक जाया करता। बैक रूम्स असल में सिर्फ येलो रूम्स नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह है जो कि इंसान की मेमोरीज को, प्लेस को और समय को कॉपी करने की शक्ति रखता है, लेकिन ये परफेक्ट कॉपी नहीं बन पाती। इसलिए रूम्स अजीब से टेढ़े मेढ़े और ग्लिच वाले लगते हैं और इंसान भी इसलिए यहाँ पर अजीब से थे। 2026 वाली मूवी जो है इसका आइडिया और बड़ा हो गया है। मूवी के हिसाब से बैक रूम्स लोगों की यादों को और इमोशंस को एब्जॉर्ब करके उनकी फेक कॉपीज बनाता रहता है। अब क्लार्क और मैरी जैसे कैरेक्टर जो थे वो अपने पास्ट से भाग रहे होते हैं और बैक रूम्स उनकी मेमोरीज को तोड़ मरोड़ कर उनके सामने ला रहा था, जो कि ऑब्वियसली उनके वर्स्ट नाइटमेयर्स के रूप में थे। सिंबल्स की बात करी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल सन लाइक स्प्लेंडर सिंबल है जो कि मेरे हिसाब से नॉलेज, एनलाइटनमेंट या फिर बैक रूम्स की हिडन पावर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन केन ने इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी तक क्लियर नहीं किया। सबसे आसान थियरी ये है कि बैक रूम्स एक जाइंट ब्रोकन फोटोकॉपी मशीन की तरह है। वो रियल वर्ल्ड को कॉपी करना चाहता है पर हर कॉपी थोड़ी सी खराब बन जाती है और इसी वजह से वहां पर मॉन्स्टर्स, क्लोन्स और स्ट्रेंज रूम दिखते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। मतलब इस तरह से इमेजिन करो जैसे कि आपका एक रूम है, उसके अंदर आपने 500 सामान रखे हुए हैं। अब सोचकर देखो एक एक सामान को हटाकर और वहां पर स्क्रैच करके कितने रेप्लिका बनाए जा सकते हैं, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, जिसके चलते एक रूम की जगह हजारों करोड़ों रूम हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये बैक रूम इसी तरह का था, लेकिन ये अपनी शक्ति लेता है इंसान की मेमोरीज से। अब देखो मूवी के अंत में मैरी की कॉपी दिखना भी इस बात का हिंट है कि बैक रूम्स लोगों को सिर्फ ट्रैप नहीं करता बल्कि उनकी डुप्लीकेट वर्जन्स को भी बना सकता है, लेकिन वो काफी वियर्ड होते हैं, ब्रोकन होते हैं। और भैया अगर देखो 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझना हो तो बैक रूम्स एक मैजिकल ब्रोकन मेज की तरह है, भूल भुलैया की तरह है, जो कि दुनिया को याद करके कॉपी बनाता है, लेकिन उसकी मेमोरी कमजोर होती है, इसलिए सब कुछ थोड़ा सा स्केरी और गलत बन जाता है। और यही 2022 वाली सीरीज और 2026 के अंदर कनेक्शन भी है, क्योंकि 2022 वाली जो सीरीज थी उसके अंदर ही नरेन वॉरेन था, तो एसिंक कंपनी ने उसको यहाँ पर भेजा हुआ था ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर उसकी भी मौत हो जाती है। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ थियरीज के बारे में, कुछ हिडन सिंबल्स के बारे में। सो ये मूवी जो है वो स्पिन ऑफ है फेमस यूट्यूब सीरीज बैक रूम्स का, और इसके अंदर हमें जो आदमी दिखाया गया था जो मूवी की स्टार्टिंग में खत्म हुआ वो भी यूट्यूब सीरीज वाला नरेन वॉर्न था, जो कि एसिंक कंपनी का एम्प्लॉई है। सो हमने यूट्यूब सीरीज के अंदर ये देखा था कि एसिंक एक सीक्रेट इंस्टीट्यूट है जो कि साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन्होंने रियलिटी बैंड करके पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल ओपन करने की कोशिश करी, बेसिकली रियलिटी के अंदर दरार डाल दी थी। लेकिन
तभी एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिस वजह से बहुत बड़ी टेक्निकल एरर हुई थी और पोर्टल तो खुल गया, लेकिन वो पोर्टल सब पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर खुल गए थे। बेसिकली ये लोग बैक रूम्स तक पहुंच गए और उनको बंद करने का तरीका फिर एसिंक वाले ढूंढने लगे और इसके लिए वो उन पोर्टल्स के पार गए और उनको पता चला कि वो पैरेलल यूनिवर्स नहीं है बल्कि वो असल में एक लिमिनल स्पेस है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन उनका गेस था कि उस जगह का डायमीटर जो है वो 600 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और उन्होंने उस जगह को नाम दिया था बैक रूम्स, क्योंकि वो ऐसा था जैसे रूम्स के पीछे रूम्स होते हैं। अब देखो लिमिनल स्पेस का मतलब होता क्या है। ये एक ऐसी चीज होती है जैसे दो जगहों या फिर दो सिचुएशंस के बीच का इलाका, एक ऐसी जगह जो कि नॉर्मल लगती है लेकिन उसमें लोग नहीं होते और वो थोड़ी अजीब सी फीलिंग देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्कूल के कॉरिडोर में रात को कोई नहीं होता, मॉल बंद होने के बाद खाली होता है, रेलवे स्टेशन सुबह 3 बजे ऑलमोस्ट खाली मिलता है, हॉस्पिटल का लंबा खाली हॉलवे और एयरपोर्ट वेटिंग एरिया जब वहां पर कोई भी ना हो। बिल्कुल इस तरह की ही चीज को लिमिनल स्पेस कहा जाएगा। मतलब कि ऐसा मानो कि वो जगहें जो कि नॉर्मली लोगों से भरी होती हैं लेकिन जब वो जगह खाली दिखती है तो दिमाग को ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। तो इसी फीलिंग को लिमिनल फीलिंग और स्पेस कहा जाता है। मतलब कि लिमिनल स्पेस वो जगह है जो कि लगती तो फैमिलियर यानी कि जानी पहचानी है लेकिन खाली और स्ट्रेंज होने की वजह से ड्रीम या फिर किसी याद जैसा फील देती है। बिल्कुल यही हो रहा था यहाँ पर। खैर अब ये कंपनी जो थी वो इसके अंदर जाकर उसे एक्सप्लोर करने लगती है और तभी उनको पता चलता है कि वो जगह असल में एक तरह की आर्काइव जैसी भी है जो कि वहां पर जाने वाले लोगों की यादों को कलेक्ट करती है और उन मेमोरीज में जो भी प्लेस होती हैं उन्हें वहां पर रिक्रिएट कर देती है, लेकिन थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के। फिर मूवी के अंदर हमको ये पता चलता है कि वो बैक रूम्स के अंदर एक एंटिटी भी मौजूद है एंड नरेन वॉर्न की मौत से हमको ये कंफर्म हो जाता है कि वो जगह बस मेमोरीज को कलेक्ट करके उनमें जो प्लेसेस होती हैं उन्हें रिक्रिएट नहीं करती, बल्कि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जिसे बहुत कुछ बड़ा ट्रॉमा होगा या फिर वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हो तो वो जगह उस पर्सन के ट्रॉमा और नेगेटिविटी की मेमोरीज को कलेक्ट करके एक एंटिटी को बना देता है जो उस व्यक्ति के ट्रॉमा पर फीड करती है। और इसलिए उस एंटिटी ने क्लार्क को खत्म किया था क्योंकि क्लार्क को समझ आ गया था कि गलती उसकी थी और ट्रॉमा उसे नहीं बल्कि उसकी बीवी को मिला, वो भी उससे। सो एंटिटी समझ गई थी कि क्लार्क का अब कोई काम नहीं है उसके लिए, तो उसने उसको खा लिया, खत्म कर दिया। अब जहां वो एंटिटी क्लार्क को खत्म करती है वो सीन एक फेमस पेंटिंग से मैच करता है जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजिकल सीन से इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर एक टाइटन अपने बच्चे को ही खा रहा था क्योंकि उसको डर था कि उसका बच्चा कहीं उसे बाद में ओवरथ्रो करके उसकी गद्दी ना छीन ले। और आपको याद हुआ कि ऐसा एक छोटा सा रूम भी था जहां पर एक गद्दी थी यानी कि एक थ्रोन था, सिंहासन, और वहां पर इसी सेम चीज को दर्शाने की कोशिश करी गई थी जो कि बहुत लोग पकड़ नहीं पाए। लेकिन हमने आपको डिटेल दी है तो इसी बात पर एक लाइक कमेंट तो बनता है। तो बेसिकली ये एंटिटी खुद को इस बैक रूम का शहंशाह समझती थी, लेकिन अब फाइनली इस इंक वालों ने उसको पकड़ लिया था और ये जो एससीपी बनेगा इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट्स करे जाएंगे। सो माइट भी बाद में चलकर ये बहुत ही खतरनाक इविल बन जाए। अब ये जो बैक रूम्स है वो कुछ ऐसे हैं कि एक दरवाजा खोलोगे तो अगले रूम के अंदर सेम चीज होगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब अगला दरवाजा ओपन करोगे तो फिर से सेम रूम दिखेगा लेकिन थोड़ा और डिफरेंट होगा और इसलिए इस जगह की कोई सीमा नहीं है क्योंकि ऑल्टरेशन की भी कोई सीमा नहीं होती। अब जो एंडिंग वाला सीन था जहां पर हम बैक रूम्स में देखते हैं कि वहां पर मैरी के बचपन के नेबरहुड की एक कॉपी बन गई थी और वहां कैट और बॉबी के पोस्टर्स भी लगे थे एंड रियलिटी में मैरी से इंटेरोगेशन हो रही थी और बैक रूम्स के अंदर मैरी की स्टिल लाइफ एक चेयर पर बैठी थी। वो इसलिए क्योंकि मैरी खुद बचकर निकल गई लेकिन अब उसकी मेमोरीज उस स्टिल लाइफ के जरिए बैक रूम से कनेक्ट हो गई होंगी और वहां पर वो जो डिसफिगर्ड इंसान था पक्का वहां पर वो लोग होंगे जो कि वहां से बचकर निकल गए होंगे। तो उनकी कॉपीज वहां पर बन गई थी जो कि आपस में जुड़ गई यानी कि यादें एक हो गई और अब उनका चेहरा ऐसा हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कौन। तो बेसिकली वो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ पीपल थे जो कि वहां पर कभी आए होंगे लेकिन बचकर निकल गए होंगे। अब जैसे जैसे मैरी न्यू प्लेस पर जाएगी तो बैक रूम्स के अंदर भी चेंजेस आते जाएंगे और बैक रूम में मैरी की स्टिल लाइफ भी रियलिटी वाली मैरी के जैसे मूव करेगी क्योंकि वो मैरी की एग्जैक्ट कॉपी है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर इस सिंक कंपनी को कैसे पता था कि उस एंटिटी को ट्रैप करने के लिए क्लार्क के स्टोर की कॉपी के अंदर ही ट्रैप लगाना होगा। अब क्योंकि फिल ने उस कैमरा में क्लार्क को देखा था और बाद में उसने टीवी में क्लार्क के स्टोर की एडवर्टाइजमेंट को भी देखा तो वो उसके स्टोर पर गया था और सारी डिटेल्स नोट करी। फिर बैक रूम्स में उसने क्लार्क के स्टोर की कॉपी ढूंढी और वहां पर ट्रैप सेट किया यानी कि वो गैस छोड़ने वाला। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि आखिरकार क्लार्क के बेसमेंट के अंदर जो स्विच बोर्ड था उसके अंदर छेड़छाड़ किसने करी थी। वो इसी ए सिंक कंपनी ने करी थी ताकि कहीं ना कहीं वो ट्रैप सेट कर सके और देख सके कि आखिरकार वहां पर होता क्या है और उस एंटिटी को कैसे पकड़ना है। यानी कि कुछ स्विचेस अपसाइड डाउन इसलिए थे और उनकी वायर जो थी वो कंपनी की तरफ ही जा रही थी। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो कैमरा और बोर्ड उन्होंने वहां पर लगाया था वो उन्होंने उस एंटिटी को रिकॉर्ड करने के लिए लगाया हुआ था, लेकिन वो कोई एंटिटी थी ही नहीं। वो तो असल में वो बैक रूम्स बनाती है अगर वहां पर कोई बुरी मेमोरीज या फिर ट्रॉमा वाला व्यक्ति जाए। और फिर उन्होंने क्लार्क को अपनी एंटिटी के साथ देखा और इसलिए उन्होंने क्लार्क के स्टोर रूम की कॉपी के अंदर ट्रैप सेट कर दिया। सो माइट भी स्टार्टिंग में नरेन का पीछा जो कर रहा था वो असल में नरेन की एंटिटी बनी हुई थी जो कि उसके नेगेटिव इमोशन से बनी होगी। एनीवेज अभी तक ए सिंक को ये पता नहीं चला था कि कितनी और जगह पर वो पोर्टल्स ओपन हुए थे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि पोर्टल बहुत सारे हैं जहां से वो बर्ड आई थी इस दुनिया के अंदर और वो यूजुअली बीचेस पर ही मिलती थी, जिसका मतलब ये था कि एक पोर्टल किसी बीच पर भी खुला हुआ था। एक और चीज समझो कि ए सिंक एक सीक्रेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल एरिया 51 लेवल जैसा। तो वो मैरी को बाहर नहीं जाने दे सकते थे, तो वो मैरी को उनके साथ काम करने के लिए कहते हैं और उन सभी पोर्टल्स को ढूंढकर उनको बंद करने में उनकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके अलावा मैरी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि मैरी के पास उनके ढेर सारे सीक्रेट्स मौजूद थे और अगर वो बाहर जाती तो उनको खतरा हो
सकता था। तो या तो वो मैरी को खत्म कर देते या फिर मैरी के पास बस एक ही रास्ता था कि वो उनकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बैक रूम्स फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।